ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने टाइप 1 वाले केसेस देखे। टाइप 1 वाले केस कौन सा था, जब हम लोग इनर्ट इलेक्ट्रोड्स यूज करते थे। नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं टाइप 2 व्हेन नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स आर यूज्ड। टाइप 2 कौन सा होगा, जब नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स तुम्हारे यूज किए जाएंगे। नॉन इनर्ट इलेक्ट्रोड्स का एग्जांपल जैसे मान लो, अगर मान लो एक तुमसे बोला जाए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 equals CuSO4 using copper electrodes। ठीक है, एक बार इसको ध्यान दो। अब अगर मान लो इसमें मैं बोलूं, तो मैं क्या बोलूंगा कि तुम्हारा इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, aqueous CuSO4। इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा कौन सा है, aqueous CuSO4, और इसको तुमने बैटरी से कनेक्ट करके जो इलेक्ट्रोड्स लिए हैं वो भी किसके लिए है, कॉपर के लिए। अब नॉन इनर्ट होने का मतलब क्या है, नॉन इनर्ट होने का मतलब क्या है कि इट कैन आल्सो पार्टिसिपेट इन रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब क्या, इनका भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन हो सकता है, इनका भी ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन कैन टेक प्लेस। ठीक है, आया समझ में। नॉन इनर्ट होने का मतलब क्या था, इनर्ट होने का मतलब क्या था कि वो तुम्हारा किसी भी कंपोनेंट के साथ रिएक्ट नहीं करेगा, मतलब रिडॉक्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। लेकिन नॉन इनर्ट होने का मतलब क्या है कि वो तुम्हारा ऑक्सीडेशन रिडक्शन में पार्टिसिपेट कर सकता है। तो अब इस बेसिस पे अगर देखा जाए तो तुमसे क्या बोला जाए, एनोड। एनोड पे कौन कौन से कंपाउंड आएंगे, पहले तो क्या आते थे, अनायंस आते थे, सल्फेट आता था, वाटर आता था जब इनर्ट इलेक्ट्रोड्स थे। अब इस केस में इनके अलावा क्या भी एक चला आएगा, कॉपर चला आएगा, क्योंकि कॉपर का भी ऑक्सीडेशन हो सकता है। इन दोनों में तो हमने बोल दिया कौन सा होगा, सल्फेट और वाटर में तो किसका होना चाहिए था, वाटर का। क्या 2H2O गिव्स O2 + 4H प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, और इसका मैंने बताया था -1.23 वोल्ट है। अभी के लिए ध्यान दो, बाद में ट्रिक बता दूंगा तो वो तुम्हें ये सब चीजें याद रखने की जरूरत नहीं है, इनके पोटेंशियल। ठीक है, ये तो मैं अभी समझाने के लिए बोल रहा हूं। और कॉपर अगर ऑक्सीडाइज करेगा Cu गिव Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसका क्या आता है, -0.34 वोल्ट। तो अब इस दोनों में से ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल किसका है, कॉपर का। तो ज्यादा ऑक्सीडेशन पोटेंशियल अगर कॉपर का है तो ऑक्सीडाइज भी कौन होगा, कॉपर। तो तुम्हारा कॉपर गिव्स किस पे चला जाएगा, Cu2 में, और यहां से कॉपर मतलब हो क्या रहा है, कॉपर इलेक्ट्रोड से Cu2 आयंस बन के किस में जा रहा है, सॉल्यूशन में। समझ में आया। कैथोड पे, कैथोड पे कौन कौन सी चीजें हैं, H2O है, Cu2 है। अब देखो कॉपर रिड्यूस तो हो नहीं सकता है, क्योंकि कॉपर रिड्यूस होकर नेगेटिव मेटल नेगेटिव ऑक्सीडेशन में स्टेट में जाना पसंद नहीं करेगा। तो इस केस में कॉपर को नहीं लूंगी, कॉपर रिड्यूस नहीं हो सकता है। समझ में आया। इट कैन पार्टिसिपेट इन ऑक्सीडेशन बिकॉज़ ये ऑक्सीडाइज हो सकता है लेकिन रिड्यूस नहीं। तो फिर से इन दोनों की बात आई, इन दोनों की बात आई तो तुम्हारा क्या आएगा, Cu2 + 2 इलेक्ट्रॉन विल गिव। क्लियर है, क्लियर है, समझ में आया। ठीक है, तो इस केस में तुम्हारा एनोड पे कॉपर का ऑक्सीडेशन होगा और कैथोड पे कॉपर का ही Cu2 का ही रिडक्शन होगा। इस इलेक्ट्रोलिसिस पे 2-3 सवाल बना देता हूं, फिर आगे हम लोग उसी को देखते जाएंगे। जैसे अगर तुमसे बोला जाए इन दिस इलेक्ट्रोलिसिस, मैं पूरा नहीं लिख रहा हूं, मतलब दिस इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब क्या है, इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स। फर्स्ट अगर मैं बोलूं मास ऑफ एनोड क्या होगा, इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, बताओ डायरेक्ट। तो एनोड पे क्या हो रहा है, जो कॉपर है वो Cu2 बन के सॉल्यूशन में जा रहा है। तो कॉपर अगर Cu2 पे सॉल्यूशन में चला जाएगा तो इसका मास क्या होगा, डिक्रीज होगा। समझ में आया, क्लियर है, क्लियर है। सेकंड अगर तुमसे बोला जाए मास ऑफ कैथोड, मास ऑफ कैथोड अगर तुमसे बोला जाए तो कैथोड पे क्या हो रहा है, Cu2 आयंस 2 इलेक्ट्रॉन लेके Cu यहां डिपॉजिट होते जा रहा है, कॉपर यहां पे डिपॉजिट होता जाएगा, और डिपॉजिट होता जाएगा तो इसका मास क्या होगा, इंक्रीज होगा।
समझ में आया? तीसरा पार्ट अगर मैं बोलूं कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयंस इन इलेक्ट्रोलाइट, बताओ भाई। तो कंसंट्रेशन ऑफ Cu2 प्लस आयंस इलेक्ट्रोलाइट में बढ़ेंगे, घटेंगे कि सेम रहेंगे? तो देखो जितने Cu2 प्लस आयंस ये दे रहा उतने Cu2 प्लस आयंस कैथोड पे डिपॉजिट होता जा रहा है। जितने Cu2 प्लस आयंस एनोड की वजह से सॉल्यूशन में आए उतने Cu2 प्लस आयंस कैथोड की वजह से डिपॉजिट हो गए, और डिपॉजिट हो गए तो कंसंट्रेशन Cu2 प्लस आयंस का क्या रहेगा? सेम। अगर तुमसे बोला जाए pH ऑफ सॉल्यूशन, तो pH ऑफ सॉल्यूशन बताओ इंक्रीज डिक्रीज की सेम? तो फिर से वाटर का तो ऑक्सीडेशन हो नहीं रहा, तो ना ही H प्लस आयंस आएंगे। देखो ये वाली रिएक्शन में H प्लस OH माइनस नहीं, यहां भी H प्लस OH माइनस नहीं, तो pH ऑफ सॉल्यूशन भी क्या रहेगा? सेम रहेगा। चीजें समझ में आई? क्लियर है? ठीक है, क्वेश्चंस पहले देख लो, फाइनली मैं सबके ट्रिक बता दूंगा तुम्हें बनाना, ठीक है? नेक्स्ट इलेक्ट्रोलिसिस अगर तुमसे बोला जाए, एक दो इसको लिख लो, फिर इसके बाद मैं नेक्स्ट बोल देता हूं। दो तीन इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे मैं बोलूं इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous AgNO3 using Ag electrodes, एनोड पे बताओ। सबसे पहले कैथोड पे बता दो। चलो कैथोड पे तुम्हारा कौन कौन से आएंगे? तो नाइट्रेट आएगा और एक वाटर आएगा। नाइट्रेट और वाटर में किसका प्रेफर होता था? वाटर का। तो वाटर क्या देगा तुम्हारा? सॉरी नाइट्रेट आएगा, कैथोड पे तो कैटायंस आते हैं, कैथोड पे कैटायंस आते हैं, मतलब Ag प्लस आएगा और वाटर आएगा। और Ag प्लस और वाटर में तुम्हारा कौन सा प्रेफरेबल है? Ag प्लस प्रेफरेबल है, तो Ag प्लस रिड्यूस होकर किस में चला जाएगा? Ag में। एनोड की बात की जाए, तो एनोड की बात की जाए तो तुम्हारा इस केस में नाइट्रेट है, वाटर है और साथ में Ag भी है। और Ag का तुम्हारा अगर मैं बोलूं H2O क्या होता है? H2O ये तो हट गया डायरेक्टली, O2 प्लस 4H प्लस प्लस 4 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा -1.23 वोल्ट होता है। और Ag gives Ag प्लस प्लस इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा -0.8 वोल्ट होता है। फिर से कौन सा ज्यादा आ रहा है? Ag, तो मतलब कौन सी रिएक्शन होगी? Ag। क्लियर है? क्लियर है। तो इस केस में भी कैथोड पे Ag प्लस आयंस का रिडक्शन होगा, एनोड पर Ag का क्या होगा? ऑक्सीडेशन होगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब इसको लिख लो, फिर उसके बाद मैं इसकी ट्रिक बताता हूं, एक बार इसको कॉपी करो। ठीक है, तो अब देखो फाइनली जो ट्रिक है वो देख लो तुम्हें करना क्या है। फाइनली तुम्हें दुनिया भर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स तो गिवन नहीं होंगे, ठीक है? तो तुम्हें फाइनली करना क्या है, ध्यान दो कि देखो ध्यान से, हम लोगों ने क्या बोला कि वाटर का जो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है वो कितना है? -1.23 वोल्ट्स। और हम लोग Ag तक गए, Ag का जो ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल है वो कितना आता है? -0.8 वोल्ट्स के लगभग या 0.5 वोल्ट्स। Au का भी इससे कम आता है, ठीक है? और Pt का भी इससे कम आता है। Pt का भी तुम्हारा इससे ज्यादा आता है। Pt का भी इससे ग्रेटर देन -1.23 वोल्ट्स ही है। नॉन मेटल्स के ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल इससे कम आता है, लेकिन नॉन मेटल्स तो हमें देखने नहीं, क्योंकि इलेक्ट्रोलिसिस में कभी भी कैथोड पे हमने देखा तो कैटायंस का डिस्चार्ज देखा। कैटायंस किसके थे? कैटायंस का या तो वाटर का, कैटायंस किसके थे? मेटल के। तो हर एक मेटल का बस तुम्हें ध्यान रखना है जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो वाटर से ज्यादा रहेगा। तो हमें क्या ध्यान रखना है? मेटल कैटायंस ऑक्सीडेशन क्यों ज्यादा है? देखो क्योंकि हाइड्रोजन के नीचे नेगेटिव होते थे, उसको ऊपर वाले तो पॉजिटिव है, जैसे Zn gives Zn2 + 2 इलेक्ट्रॉन। इसका तो पॉजिटिव आता है 0. कितना 76 वोल्ट्स।
ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की बात हो रही है, ध्यान रखो, रिडक्शन की नहीं, किसकी बात हो रही है? ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की। तो ये पॉजिटिव है, इनका कम आना चाहिए था, लेकिन सारे मेटल्स का ऑटोमेटिकली इससे ज्यादा, ये हमने वैल्यूज देख लिया। तुम्हें बस लाइन क्या ध्यान रखनी है, मेटल कटायंस ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जितने हम लोग हमारे कोर्स में आते हैं इज ग्रेटर देन ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ऑफ वाटर। ठीक है, अब कोई एक गया गुजरा मेटल आ भी गया तो वो हमारे कोर्स में नहीं है, लेकिन जितने भी हमारे कोर्स में उसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल वाटर के ऑक्सीडेशन पोटेंशियल से ज्यादा होगा। तो हमें फाइनली जो ट्रिक याद रखनी वो क्या है कि इफ तुम्हारा मेटल इलेक्ट्रोड, देखो पीटी तो हटाई, तो पीटी तो इनर्ट होता है, पीटी हटा दो उसको कोई मतलब नहीं, पीटी तो इनर्ट है। इफ मेटल इलेक्ट्रोड ब्रैकेट में नॉन इनर्ट इज यूज्ड, then its oxidation will take place. Then its oxidation will take place. क्लियर है? क्लियर है? आया समझ में? कोई दिक्कत? ठीक है, its oxidation will take place over water. समझ में आया? अब ये तुम्हें ध्यान रखना है, अगर मान लो तुमसे जैसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ, तुमसे क्वेश्चन पूछा जाए इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एक्वस ZnSO4 यूजिंग जिंक इलेक्ट्रोड्स, तुमसे ये बोल दिया जाए, देखो तो देखो सबसे पहले कैथोड देख लो, तो कैथोड में तो कोई एक्सेप्शन ही नहीं आ रहा था, कैथोड पे तो नॉर्मल चल रहे थे हमारा। कैथोड पे कौन सा गया? कैटायन गया Zn2+ और तुम्हारा ये गया वाटर गया, तो कैथोड पे तो कोई एक्सेप्शन नहीं आ रहा था, क्योंकि मेटल का रिडक्शन नहीं हो सकता है, क्या होगा? ऑक्सीडेशन। तो इन दोनों में तुम्हारा कौन आया? वाटर का रिडक्शन होगा, तो H2+ 2OH- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। बात आती थी एनोड की, एनोड की बात आती थी, तो एनोड क्या होगा तुम्हारा? एनोड पे तुम्हारा क्या आ जाएगा? इस केस में जिंक सल्फेट आएगा, वाटर आएगा और मेटल आएगा। तो सल्फेट और वाटर में सल्फेट गया, वाटर और Zn में वाटर चला गया, तो किसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा? जिंक का। तो जिंक इज Zn2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आया? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? ठीक है, क्लियर है, कर लोगे। अब एक चीज ध्यान रखो, जो तुम्हें दो इलेक्ट्रोलिसिस कराई ना, 95% क्वेश्चन उन दोनों से ऐसा है, इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ CuSO4 यूजिंग कॉपर इलेक्ट्रोड्स या इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ AgNO3 यूजिंग Ag इलेक्ट्रोड्स, 95% उससे आएगा। अगर मान लो गया गुजरो उससे अलग आ गया, तो तुम्हें ये चीज बस ध्यान होनी चाहिए और कुछ नहीं। ठीक है, एक लास्ट केस और है, वो और ध्यान रखो। इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ aqueous NaCl using Hg as cathode। अब इसमें होता क्या है बता दूं। इलेक्ट्रोलाइट तुम्हारा aqueous NaCl लिया, कैथोड जो है, कैथोड किसका ले लेते हैं? Hg का। कैथोड किसका ले लेते हैं? मरकरी का। एनोड तुम्हारा इनर्ट ही रहता है, इनर्ट जनरली पीटी ले लो और स्टील ले लो, ठीक है, दोनों इनर्ट है। ठीक है, एनोड तुम्हारा किसका लेना चाहता है? इनर्ट, वो पीटी और स्टील, दिस इज इनर्ट। बस कैथोड किसका ले लिया? Hg का। तो सबसे पहले अगर मैं एनोड की बात बताऊं तो एनोड पे तुम्हारा Cl- है और वाटर है। Cl- और वाटर में किसका? Cl- का। हमने क्या बोला है कि सब चीज कंसीडर करके वो सीरीज लिख पाई गई है, और पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल सर। तो तुम्हें Cl- राइट में लाई करता है, तो Cl- का ऑक्सीडेशन होगा, क्या बनेगा? Cl2। कैथोड पे ध्यान दो, कैथोड पे ध्यान दो, तो Na+ है, H2O है। ठीक है, आया समझ में? कैथोड पे तुम्हारा Na+ और H2O में ऑक्सीडेशन पोटेंशियल के हिसाब से देखा जाए तो होना किसका चाहिए था? इन दोनों में किसका होना चाहिए था? वाटर का रिडक्शन होना चाहिए था, मतलब 2H2O gives 2
2OH माइनस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये रिएक्शन आनी चाहिए थी, लेकिन एक्चुअल में ये रिएक्शन आके क्या होता है, सोडियम का रिडक्शन हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि बिकॉज ये जो सोडियम बना ये Hg के साथ कंबाइन करके क्या बना देता है, NaHg अमलगम। ये क्या बना देता है, NaHg अमलगम, और ये एक मेटालिक बॉन्ड बन रहा है। तो मेटालिक बॉन्ड बनने की वजह से स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, और स्टेबिलिटी बढ़ने की वजह से ये रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में ज्यादा चली जाती है। हेंस ये एक ऐसा केस है, इसका एक्सेप्शन ध्यान रखना, जिसमें Na प्लस और H2O में जनरली H2O का ही होता है, लेकिन इस केस में ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ मेटालिक बॉन्ड बिटवीन सोडियम एंड मरकरी तुम्हारा Na प्लस का रिडक्शन होगा। क्यों? बिकॉज Na फॉर्म्स अमलगम विद Hg, और अमलगम फॉर्म करेगा तो मेटालिक बॉन्ड बनेगा, और मेटालिक बॉन्ड बनेगा तो स्टेबिलिटी बढ़ेगी और ये रिएक्शन किधर भाग जाएगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, तो ये तुम्हारे डिफरेंट टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस थे। ठीक है, इसको हमने कंप्लीट कर दिया है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फैराडेस लॉ पढ़ेंगे। ठीक है, तो इसको ध्यान से देखना। थैंक यू।